हमारे पास एक बड़ी गड़बड़ ताकत होती है। वो ताकत होती है जो जैसा चल रहा है उसको सामान्य मान लेने की। मैं जानता हूँ मैं ठीक हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं चिल हूँ। हर तरफ खेल यही चल रहा है कि जो जैसा चल रहा है चलता रहे, और फिर जिंदगी अचानक बड़ा वाला झटका देती है। क्योंकि हमें रोजाना वो जो छोटे मोटे झटके लगने चाहिए थे वो लग ही नहीं रहे। हम एक मेंटल शॉक एब्जॉर्बर तैयार कर लेते हैं। एक शॉक एब्जॉर्बर है पैसा, एक शॉक एब्जॉर्बर है सेक्स, और एक शॉक एब्जॉर्बर है मेडिटेशन। तुम कुछ भी ऐसा करने जा रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, उसका फल तुम्हें महसूस ना हो, इसके लिए एक व्यवस्था तैयार कर दी जाएगी। फिर मैं कुछ कह देता हूं, उसमें झटका लग जाता है तो बड़ा बुरा लगता है। कह हमारी तो जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, ये नालायक आदमी झटका देता है। उसी व्यवस्था के शिकार हो। मेरा काम है उस व्यवस्था को तोड़ना। नमस्ते आचार्य जी। आप में एक चीज़ दिखेगी, संवेदनशीलता कि आप लगातार जिंदा हो, मतलब कि हर सेकंड में, और संवेदनशील हो। नहीं तो मेरे में तो ऐसा होता है कि जैसे कि 1-2 सेकंड संवेदनशीलता क्या है, कुछ बात पता चली तो फिर बोलते ही रहता हूँ, कितना भी बोलवा लो उसमें, पर वो जम सा जाता है। मतलब अभी आपकी वीडियो सुन रहा था मैं, जैसे तो उसमें भी दिख रहा था कि हाँ संवेदनशीलता है। मैं भूल जा रहा था कि हाँ बात क्या चल रही है, पर बीच में लग रहा था झटका। जब बोल रहे थे तब मेरे को लग रहा था कि हाँ पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं ये वो। तो फिर झटका लगा कि अरे मतलब पानी से जैसे एकदम बर्फ़ बन गई, और एक वो झटका भी लगा कि यार इतने बेवकूफ़ हैं कि हम सही में। बस ये शेयर करना था अभी आपको। ये बात हम सब पर लागू होती है। हमारे पास एक बड़ी गड़बड़ ताकत होती है। वो ताकत होती है जो जैसा चल रहा है उसको सामान्य मान लेने की। जो कुछ भी चल रहा है उसको सामान्य मान लेने की। आप अपने दिमाग पर गौर करिएगा, सबके साथ होता है। हम नॉर्मल को राइट मान लेते हैं। ठीक है, हम जो सामान्य है उसको सच मान लेते हैं। आज ही मैं देख रहा था, किसी ने एक बात लिख करके भेजी। कोई वीडियो था जो कि आज की हालत को बदलने का आह्वान कर रहा था। तो उस पर किसी ने लिख करके भेजा कि एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल, एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल, कि अब जो चल रहा है बस उसको स्वीकार कर लो। और वो बात उस व्यक्ति के कहने की नहीं है, वो बात तो स्वतः हो ही जाती है, सबके साथ हो जाती है कि हम जीवन में जिस भी हालत में होते हैं हम उसी को ठीक मानना शुरू कर देते हैं। इसको आप कंडीशनिंग भी बोल सकते हो, इसको आप एक्लेमेटाइजेशन भी बोल सकते हो। शरीर के पास ये हालत कुछ ये ताकत कुछ सीमा तक होती है। उदाहरण के लिए आप एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में प्रवेश करें तो शुरू में आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन थोड़ी देर में आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्यों दिखाई देना शुरू हो जाता है? क्योंकि आपकी आंखें एडजस्ट कर लेती हैं। इसी तरीके से अभी यहाँ जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जो प्रस्वेद ग्रंथियाँ हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, वो थोड़ा थोड़ा पसीना सीक्रीट करना शुरू कर देंगी। ठीक है,
वो पसीना भाप बन के उड़ेगा और आपको गर्मी लगनी कम हो जाएगी। तो वो ताकत कुछ हद तक शरीर में भी है कि जैसी भी स्थिति है उसी से एडजस्ट हो जाओ, समायोजित हो जाओ, और ये बिल्कुल नहीं लगेगा फिर कि स्थिति में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जैसी भी स्थिति थी आप उसी से समायोजित हो गए, आप उसी के अनुरूप ढल गए। हाँ, आप अनुकूलित हो गए, आपने अपने आप को स्थितियों के अनुकूल बना लिया। तो हम अनुकूलित हो जाते हैं, इसी को कहता है कंडीशनड होना, माने हमने अपने आप को कंडीशंस के उपयुक्त बना लिया, तो हम क्या हो गए? कंडीशनड हो गए। प्रकृति ने ये ताकत देह को दी है, और देह को मिलनी ज़रूरी है, नहीं तो आप जी नहीं पाएंगे ना। जैसे ही ठंड आती है वैसे ही आपका शरीर ज़रा अलग तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देता है। क्यों? ताकि आप ठंड में जी पाओ। तो ये जो हमारा भौतिक शरीर है ये लगातार आगे बढ़ता रहे, ये ख़त्म ही ना हो जाए, इसके लिए प्रकृति ने शारीरिक तौर पर हमें ये ताकत दी, और शारीरिक तौर पर निश्चित उसकी उपयोगिता भी है। समझ रहे हो बात को? आपके कहीं पर चोट लग जाती है शरीर में, तो आप इस तरह से लंगड़ा कर चलते हो। मान लीजिए आपके एक पाँव में चोट लगी है, तो आप इस तरह से चलने लगोगे कि आपका ज़्यादा वज़न दूसरे पाँव पर पड़े। ये शरीर ने क्या किया? ये शरीर ने अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लिया कि बदली हुई स्थिति में भी काम चलता रहे। आप कभी किसी जीव को देखिए, किसी कुत्ते को देखिएगा, उसके टांग पे चोट लगी है, देखा है? उसे सिखाना भी नहीं पड़ता, वो अपने आप ही 3 टांगों पर चलना शुरू कर देता है। चौथी टांग अगर उसकी कट भी जाए तो भी वो 3 टांगों पर कुछ हद तक गति करता रहता है ना ऐसा? तो प्रकृति ने ये ताकत हमें इसलिए दी ताकि शरीर चलता रहे। लेकिन हमने एक बड़ा गड़बड़ काम कर लिया। मैंने कहा उस ताकत का हम बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं। हमने मन को भी वही ताकत दे दी है। हमने मन को कह दिया है कि जो चल रहा है तुम उसी को ठीक मान लो, एक्सेप्ट व्हाट इज गोइंग ऑन एज राइट। आप समझ रहे हो? जो चल रहा है उसको मान लो कि ठीक ही चल रहा होगा, तो फिर हमारे भीतर कोई विरोध नहीं उठता। आपके शब्दों में कहें तो कोई झटका नहीं लगता, क्योंकि जब सब ठीक ही चल रहा है तो झटका काहे को लगेगा। लेकिन वो जो हमें लग रहा है कि ठीक चल रहा है वो बस काल्पनिक तौर पर ठीक चल रहा है, वास्तव में ठीक चल नहीं रहा है। और कल्पनाएं जब भी जीवन के तथ्यों से टकराएंगी शीशे की तरह चूर चूर हो जाएंगी। फिर लगता है अचानक जोर का झटका। अचानक लगता है, पहली बात अचानक लगता है और दूसरी बात जोर का लगता है। वो क्यों अचानक लगता है? वो इसीलिए लगता है क्योंकि हमें दिन प्रतिदिन छोटे मोटे झटके, बोलिए बोलिए साथ में चलिए, क्योंकि हमें रोजाना वो जो छोटे मोटे झटके लगने चाहिए थे वो लग ही नहीं रहे, वो हमें पता ही नहीं चल रहे। जबकि वो अगर रोज रोज लग जाते तो हम जीवन के बड़े झटकों से बच जाते ना। लेकिन उन छोटे झटकों के खिलाफ हम एक मानसिक रेजिलियंस, एक मेंटल शॉक एब्जॉर्बर तैयार कर लेते हैं, वो पता ही नहीं चलते। जैसे कि आपको एक गाड़ी मिल गई जिसका बहुत बढ़िया सस्पेंशन है और शॉक एब्जॉर्बर्स हैं और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से उसमें काम हुआ है। ये सब टायर भी उसमें कुछ खास तरीके के हैं, वो भी शॉक झेल ले रहे हैं, सब कुछ है। तो छोटे मोटे गड्ढे आपको पता ही नहीं चल रहे, आप उसे स्पीड ब्रेकर्स पर से भी गुजार दे रहे हो तो भी पता ही नहीं चल रहा। तो आपकी आदत फिर क्या बनती जा रही है कि गड्ढा आए, स्पीड ब्रेकर आए, उस पर निकालते चलो, क्योंकि पता तो चल ही नहीं रहा है, हमें वो सब क्या लग रहा है, नॉर्मल। और कल्पनाएं जब भी जीवन के तथ्यों से टकराएंगी शीशे की तरह चूर चूर हो जाएंगी। फिर लगता है अचानक जोर का झटका।
आपकी आदत एक दिन इतनी बिगड़ जानी है कि आप गाड़ी को ले जा करके एक इतने बड़े गड्ढे में डाल देंगे कि शॉक एब्जॉर्बर, सस्पेंशन, चेसी सब टूट जाएगा, आप भी टूट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ये फिर होता है हमारे साथ। वही जो हमारी मेंटल नॉर्मलसी है, जो नहीं होनी चाहिए, जो एबनॉर्मल है हम उसको भी नॉर्मल मानते हैं, वही जो मिसप्लेस्ड मेंटल नॉर्मलसी है वही मेंटल डिजीज बन जाती है। फिर आज जो इतना महामारी के तौर पर फैल रही है मानसिक बीमारी, उसका कारण ही यही है कि कोई भी आदमी प्रतिदिन जो उसे स्वस्थ छोटे छोटे झटके लगने चाहिए थे, द हेल्दी डेली शॉक्स ऑफ लाइफ, वो खाने को राजी नहीं है। तो हमें दो विपरीत ध्रुव देखने को मिल रहे हैं। एक ध्रुव पर लोग हैं जिनमें बड़ी अकड़ है, आज का समय आंतरिक अकड़ का है, जिसमें हर आदमी यही कह रहा है मैं जानता हूं, मैं ठीक हूं। उसे कुछ बोलो तो बोलेगा बाप को मत सिखा। मैं जानता हूं, मैं ठीक हूं, मैं हैप्पी हूं, मैं चिल हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। एक ध्रुव ये है। और फिर उस ध्रुव से, उस पोल से कूद करके या लात खा करके बंदा सीधे आता है दूसरे ध्रुव पर, और वहां पर क्या है कि मैं मेनियक हूं, मैं मनोरोगी हूं, मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे पता नहीं क्या क्या है। वो सब क्यों हुआ? वो दूसरे ध्रुव पर आपको आना ही इसीलिए पड़ा क्योंकि आप उधर वाले पोल पर अड्डा मारकर बैठ गए थे, जहां पर आप जिंदगी के छोटे छोटे झटके स्वीकार करने को, झेलने को और उनसे सीखने को तैयार ही नहीं थे। आपके पास एक बुलंद और झूठा दावा था कि साहब मैं ठीक हूं, मैं जानता हूं और मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया है, मुझे समझ में आती हैं चीजें और मैं देख लूंगा। ये हम सबके साथ हो रहा है। खास तौर पर आप अगर आज की पीढ़ी को देखें, मैं बात को ज़रा व्यापक तौर पे ले रहा हूँ सबके लिए, तो ये डांट खाने को राज़ी नहीं है। जिन्हें आप मिलेनियल्स बोलते हैं, इन्हें आप डांट के देख लीजिए। अब क्या ये सिर्फ संयोग है कि मेंटल डिजीज का प्रेवेलेंस भी सबसे ज़्यादा मिलेनियल्स में ही है? ये सिर्फ संयोग मात्र है क्या? जब आप अपने शुभचिंतकों से डांट खाने को राजी नहीं होते तो फिर जिंदगी आपको लात मारती है। या तो उनसे डांट खाना बर्दाश्त कर लो जो तुम्हारे भले के लिए तुमको चार बातें बता रहे हैं, या फिर सीधे सीधे जिंदगी जब हथौड़ा मारेगी, तोड़ेगी, तब झेल लेना। सातवीं आठवीं के लड़कों को आप कुछ बोलिए तो कहेंगे दिस इज नॉट चिल, यू आर बुलिंग मी। वो सातवीं का लड़का है, उसको एक बात बताई जा रही है और वो क्या बोल रहा है, यू आर बुलिंग मी। सबसे बड़े बुली तो फिर हमारे संत लोग थे। वो तो जीवन भर बातें बताते ही रहे और उन्होंने कभी चाशनी में लपेट कर नहीं बताई, जस का तस सामने रख दी। तो तुम बोलो फिर कि कृष्ण बुली थे और अष्टावक्र बुली थे। मैं बोलेंगे भी कैसे? इनका उनसे कुछ संबंध ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं और पढ़ेंगे भी इसीलिए नहीं। आज जो पूरी हमारी संस्कृति खड़ी हुई है, आज का कल्चर, उसके तीन स्तंभ हैं, मैं कहा करता हूं। हैप्पीनेस, कंजम्पशन, मोटिवेशन। इन तीन चीज़ों पर चल रही है हमारी संस्कृति और तीनों एक दूसरे से समझ ही रहे होंगे आप कि परस्पर संबंधित हैं।
और तीनों का कुल नतीजा वही सामने है कि हम भयानक रूप से बीमार होते जा रहे हैं। शरीर स्वस्थ दिखते हैं और मन बहुत बहुत बीमार होते हैं, बहुत बहुत बीमार। और मन की बीमारी को नापने वाला कोई मीटर नहीं होता, तो ये छुपाए रहना भी आसान होता है कि व्यक्ति बीमार है। वो तब तक अपनी बीमारी को छुपाए रखता है जब तक कि बीमारी उसके रेशे रेशे से फूट ही नहीं पड़ती। अच्छा, और उसमें मज़ेदार बात है, अगर 10 जने बीमार हों तो उसमें जो बीमार है वो भी क्या हो जाएगा? सामान्य, नॉर्मल। तो बीमारी की परिभाषा भी बदल जानी है। और अगर बीमारी की परिभाषा बदल गई तो खौफनाक बात आप समझ रहे हैं क्या बोलने वाला हूं मैं? बीमारी की अगर आपने परिभाषा ही पलट दी तो फिर बीमार कौन कहलाएगा? जो स्वस्थ है वो बीमार कहलाएगा। ये हो रहा है इस युग में, परिभाषाएं ही पलट दी जा रही हैं। जिंदगी आपको लगातार सिखाने के लिए तैयार है ही। जो छोटे छोटे संकेत वो कदम कदम पर देती है, रोज़ाना देती है, उनकी अवहेलना मत किया करिए। चीज़ों की तह तक जाया करिए। आप अपनी नौकरी से परेशान हैं, कल इसको लेकर के यहाँ काफ़ी चर्चा हुई। आप अपनी नौकरी से परेशान हैं, ये बात यूं ही नहीं है, क्योंकि नौकरी में जाने का आपका निर्णय है और उस नौकरी में बने रहने का आपका निर्णय है आपके जीवन के बाकी सारे निर्णयों से संबंधित है बाबा। ऐसा थोड़ी है कि आप नौकरी का निर्णय करते समय भूल कर बैठे और बाकी सारे निर्णय जो आप कर रहे थे वो आपने बड़ी समझदारी में किए। व्यक्ति तो एक ही है ना। तो आप अपने दफ्तर में बैठे हुए हो, दोपहर का 3 बजा है और आपका सर दर्द हो रहा है, एसी चल रहा है फिर भी पसीना सा आ रहा है और आप ऐसे बैठे हुए हो। ये वक्त है कि आप कहो कि मुझे अब झटका लगना चाहिए। बात ये नहीं है कि आज सुबह सुबह कलीग से या बॉस से तकरार हो गई। बात ये नहीं है कि क्लाइंट को जो चीज़ मुझे बोलनी चाहिए थी उसकी जगह मैं कुछ और बोल आया। बात गहरी है। आज की घटना कोई संयोग भर नहीं है। आज की घटना लक्षण भर है किसी बहुत गहरी बात का, बीमारी का। मुझे वो बात समझनी पड़ेगी, लेकिन हम समझना नहीं चाहते, क्योंकि अगर समझने जाएंगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, एक बार आप स्वीकार कर लें कि आपने कोई निर्णय गलत करा है, उसके बाद ईमानदारी का तकाजा ये होता है ना कि सुधार लाएं। स्वीकार के बाद सुधार भी तो चाहिए होता है, और सुधार में लगती है मेहनत। वो मेहनत हम करना नहीं चाहते, तो इससे अच्छा ये है कि स्वीकारो ही मत कि कुछ गलत है। समझ रहे हो ना, हम झटका खाने से इनकार क्यों करते हैं, या हम अपने आप को क्यों इस तरीके से एक्लेमेटाइज और कंडीशन कर लेते हैं कि हमें झटके लगे ही नहीं। वो हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम सुधरने की कीमत नहीं अदा करना चाहते। ये नहीं होना चाहिए। इसमें भी और गहरे जाना चाहेंगे। हम सुधरने की कीमत इसलिए नहीं अदा करना चाहते क्योंकि हमको स्वीकार है बस किसी भी तरह जिए जाना, बजाय कि कीमत अदा करके एक ऊंचा जीवन जीना। भले ही उस ऊंचा जीवन जीने में शारीरिक तौर पर कष्ट होता हो और शारीरिक आयु भी कम हो जाती हो। समझो इस बात को।
आपके पास ऊर्जा संसाधन है, आपके पास बुद्धि है, बल है ना, सोच है, तमाम तरीके के आपके पास संसाधन है। मैं क्या करता हूँ, समय सबसे बड़ा संसाधन है, धन संसाधन है, जो आपने मेहनत करी है वो सब आपका संसाधन है। उसका इस्तेमाल दो तरीकों से हो सकता है, बल्कि दो आयामों में हो सकता है। एक तो ये कि आप उसका इस्तेमाल करें चीज़ें जैसी चल रही हैं उनको लंबा खींचने में, लंबा। मैं मरने नहीं दूंगा, ठीक है। मरने नहीं दूंगा माने जो जैसा चल रहा है वो चलता रहे, जैसा शरीर चल रहा है तो चलता रहे, मरे नहीं। रिश्ते चल रहे हैं, चलते रहे, मरे नहीं। व्यापार चल रहा है, चलता रहे, मरे नहीं। मेरी विचारधारा है कुछ, वो कायम रहे, उस पर कोई चोट ना पहुंचे, वो मरे नहीं। मेरी धारणाएं हैं, मेरी मान्यताएं हैं, वो चलती रहें, मरे नहीं, ठीक है। शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर जो कुछ भी है वो यथास्थिति स्टेटस को बना रहे। एक तो ये तरीका है अपनी ऊर्जा को लगाने का कि चलता रहे, रेलगाड़ी चलती रहे। और दूसरी जो दिशा होती है, दूसरा जो आयाम होता है जिसमें लगाई जाती है ऊर्जा, वो ये है कि मैं बेहतर बनूं। मामला लंबा खींचे ना खींचे, मामला बेहतर होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि जब आप इस दूसरे आयाम में अपनी ऊर्जा लगाओगे तो पहले वाले के लिए ऊर्जा कम हो जाएगी। नहीं समझे? बेहतर बनने में ऊर्जा लगाओगे तो वही ऊर्जा जो मिलनी चाहिए थी पुरानी चीज को चलाए रखने में, उसमें तो जाएगी नहीं। तो पुरानी चीज की उम्र कम हो जाएगी, पुरानी चीज को पोषण कम मिलेगा, पुरानी चीज टूटेगी, मिटेगी। वो हम करना नहीं चाहते। दो चीजें आड़े आ जाती हैं, ऊपर है मेहनत और नीचे है मोह, दोनों फंसा लेते हैं। नीचे वाले से मोह है, उसको छोड़ कैसे दें, और छोड़ भी दें तो ऊपर जाने के लिए लगेगी मेहनत। मोह छोड़ा नहीं जाता, मेहनत करी नहीं जाती। नतीजा जो जैसा चल रहा है चलने दो। और जीवन जब तुम्हें समझाने की कोशिश भी करे कि जो चल रहा है गलत चल रहा है, तो उसको अनदेखा अनसुना कर दो। और जीवन आपको कैसे समझाता है? झटका दे करके ही। तुम्हारी आंखें खराब हैं, जीवन तुम्हें कैसे समझाएगा? एक झटका ये देगा कि कुछ देख रहे हो, दिखाई नहीं देगा। लेकिन तुम अपने आप को बोल दोगे नहीं, मुझे दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। तो फिर जीवन ये करेगा कि आप चल रहे हो, सामने पत्थर है, दिखाई नहीं दिया, गिरोगे, चोट लगेगी। जीवन ऐसे समझाता है, चोट दे देकर समझाता है। लेकिन आप उसके खिलाफ भी कोई व्यवस्था बना सकते हो कि मैं गिरूं ही ना, भले ही मेरी आंखें खराब हैं, पर फिर भी मैं कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर लूंगा कि खराब आंखों के साथ भी काम चलता रहे। तो आंखें और ज्यादा खराब होती जाएंगी। समझ रहे हो ना बात को? गाड़ी इतनी बढ़िया है, और मैंने देखा है ये गाड़ी इतनी बढ़िया है कि टायर में हवा नहीं है तो भी ड्राइवर को पता नहीं चल रहा गाड़ी चलती जा रही है। ड्राइवर का पहले का अनुभव था कोई रफ गाड़ी चलाने का, उसमें सड़क पर छोटी सी गिट्टी भी होती थी तो वो बिल्कुल पिछवाड़े में पता चलती थी। दूसरी गाड़ी मिल गई, वो इतनी बढ़िया है कि टायर में हवा कम है, ज्यादा है, पता ही नहीं चलता, एकदम स्मूथ। और ये असली वाकया है, मेरे ही साथ हुआ है। मैं नहीं चला रहा था, पर गाड़ी मेरी थी। हवा ही नहीं है टायर में और चलाने वाले को पता ही नहीं है। चलाने वाले जब तक घर पहुंचे तब तक टायर हो चुका है चिथड़े, खराब ही नहीं, उसमें 3-4 जगह से फट चुका है, और चलाने वाले को तब भी नहीं पता चल रहा है। गाड़ी इतनी बढ़िया। तो हमने टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है झटका खाने के खिलाफ, और उनमें से काफी सारी टेक्नोलॉजी मटेरियल टेक्नोलॉजी नहीं है, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। थर्रा जाइए, खौफ की बात है।
कुछ तो मटेरियल टेक्नोलॉजी है जो आपको ज़िंदगी में झटका खाने नहीं देती, और उसके साथ साथ हमने स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी भी विकसित कर ली है जो आपको झटका खाने नहीं देती। बहुत सारा जो आप मेडिटेशन वगैरह करते हो वही है जो आपको झटका नहीं खाने देगा। ज़िंदगी बर्बाद चल रही है, सब कुछ आपका गलत है, लेकिन सुधरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आधे 1 घंटे बैठ करके गाइडेड मेडिटेशन कर लो, वहाँ तुमको गुरुजी कान में बता देंगे कि तुम एक सरोवर के किनारे बैठे हो, उसमें पूर्णिमा के चांद की छवि झलक रही है और अप्सराएं अपना वहाँ नृत्य कर रही हैं और प्रकृति का अप्रतिम सौंदर्य है और आप सुन रहे हो और ऐसे ऐसे झूम रहे हो, सब थकान उतर गई। ये टेक्नोलॉजी है। और कई संस्थाएं तो अब खुलेआम बोल रही हैं कि हम टेक्नोलॉजी ही देते हैं तुमको, अंदरूनी वेलबीइंग की टेक्नोलॉजी दी जा रही है, और तुम्हें समझ में भी नहीं आता कि ये टेक्नोलॉजी तुम्हारे साथ क्या करेगी। ये टेक्नोलॉजी तुम्हारे टायर के चिथड़े चिथड़े कर देगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बदलाव की टेक्नोलॉजी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी स्थायित्व की, कंटिन्यूएशन की टेक्नोलॉजी है कि जो जैसा चल रहा है चलता रहे। उसी में फंसे। अब बताओ तुम बदलोगे कैसे? जो तुमको विज्ञान ने दे दिया है और इकोनॉमिक्स ने दे दिया है वो भी इसीलिए है कि तुमको दुख का अनुभव ना हो, ठीक है ना। अभी हम जो भी चीज़ें यहाँ लेकर के बैठे हुए हैं वो सब इसी दृष्टि से तो बनाई गई हैं ना कि हमें दुख का अनुभव ना हो। कुर्सियाँ बढ़िया नरम है ना, और अभी गर्मी लगेगी तो एसी चल जाएगा, है ना। कपड़े भी पहन रखे हैं तो बढ़िया है एकदम मौसम के हिसाब से, सब ठीक है। खाने पीने की भी व्यवस्था है शहर में, कोई आपको तकलीफ नहीं। तो विज्ञान ने भी पूरी व्यवस्था कर दी है कि आपको दुख का अनुभव ना हो। कुछ बदले नहीं, दुख का अनुभव होता है, चीजें बदलती हैं। समाज ने भी ऐसी व्यवस्था कर दी है कि कुछ बदले नहीं, चाहे वो परिवार की संस्था हो, चाहे धार्मिक मान्यताएं हो, उनको बदलने की आजादी है आपको। बोलिए, परिवार की संस्था हो चाहे धर्म की संस्था हो, उसमें से कुछ भी बदल सकते हो, पर बड़ी मेहनत लगेगी। पुरानी रूढ़ियों में, रीति रिवाजों में परिवर्तन लाना कितना मुश्किल होता है जानते हो ना। सती प्रथा आसानी से तो नहीं मिट गई थी, और आज भी कई कुप्रथाएं हैं, लोग लगे हुए उनको मिटाने में, कहाँ मिट रही हैं। तो वहां भी कोशिश यही की जा रही है, कुछ बदले नहीं। परिवार में भी यही खेल है। शादी करना ज्यादा आसान है या शादी तोड़ना ज्यादा आसान है? करना। जो लोग कभी सोचे हों तोड़ने की, उनसे पूछो कितना मुश्किल है। 100 तरह के झमेले होते हैं, सामाजिक भी, पारिवारिक भी, और सबसे खतरनाक कानूनी भी। हर तरफ खेल यही चल रहा है कि जो जैसा चल रहा है चलता रहे। और अध्यात्म इसलिए है कि तुम जैसे पैदा हुए हो और जैसे चल रहे हो वो पूरे तरीके से बदल जाए। कैसे बदलेगा? सब कुछ अंदर का बाहर का इसी कोशिश में है कि कुछ ना बदले, तो बदलेगा कैसे? एक उम्मीद होती थी संतों की, साधुओं की, वो आकर के साफ साफ तुमको बताते थे जीवन की व्यर्थता के बारे में। जीवन माने जैसा जीवन हम आमतौर पर जीते हैं वैसा जीवन। वैराग्य शब्द, त्याग शब्द, समर्पण शब्द, अनासक्ति शब्द, इनको सामने लेकर के आते थे। अब वो संभावना भी खत्म हो गई। आज का अध्यात्म वैराग्य की बात करता है। बताओ कब आखिरी बार तुमने ये शब्द सुना था, वैराग्य? अब तो वैराग्य का कोई मतलब ही नहीं है। आज तो सबसे ज्यादा राग के और भोग के जो पोस्टर बॉयज हैं वो गुरुदेव खुद हैं। वैराग की बात हटा दो। पर्सनल हेलीकॉप्टर तुम रखना चाहते हो, देखो गुरुदेव के पास पहले से है।
10 देशों में संपत्ति तुम रखना चाहते हो, देखो गुरुदेव के पास पहले से है। जो भी तुम्हारी सामान्य लौकिक इच्छाएं हैं, मटेरियल डिजायर्स, गुरुदेव उन सब पे चढ़ के पहले से ही बैठे हुए हैं। तो वैराग्य की क्या बात है? ये शब्द गए सब, वैराग्य गया, त्याग गया, समर्पण गया, निर्मोह गया, अनासक्ति गई, निर्ममता गई, सब गए। आज के अध्यात्म में शब्द बचे ही नहीं। आज का अध्यात्म भी अब क्या काम कर रहा है? तुमको वैसी ही सहूलियत देने की जैसी कि साइंस और टेक्नोलॉजी देते हैं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी लगे हुए हैं तुमको फिजिकल कंफर्ट देने में, और आज का अध्यात्म लगा हुआ है तुमको मेंटल कंफर्ट देने में। अब बदलाव क्यों होगा? तुम जैसे हो अगर वैसा रह करके ही कंफर्ट मिल सकता है तो बाबा तुम काहे को बदलो? बोलो। ले दे करके हर तरफ हमने जिंदगी के खिलाफ शॉक एब्जॉर्बर्स खड़े कर दिए हैं। जिंदगी शॉक देने आएगी, हमारे पास एक शॉक एब्जॉर्बर पहले से ही तैयार रहता है, पहले से ही तैयार है। तुम कुछ भी ऐसा करने जा रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, उसका फल तुम्हें महसूस ना हो, इसके लिए एक व्यवस्था तैयार कर दी जाएगी। कुछ ऐसा कर दिया जाएगा कि आप कर सकते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, जाइए, करिए, भोगिए। उसी व्यवस्था के शिकार हो। मेरा काम है उस व्यवस्था को तोड़ना। आपका भी वही काम होना चाहिए। मुझे ये काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम सब वो काम खुद ही नहीं कर रहे हैं। ये काम हमें खुद ही कर लेना चाहिए ना। ये तो साधारण ईमानदारी का तकाजा है ना, कि जो चीज जैसी है उसको स्वीकार करो, जहां हार है उसको हार मानो। शब्दों का खेल मत खेलो। हम तो चीजों को छुपाने में पूरा विश्वास रखते हैं। चीजों को छुपाओ छुपाओ, शब्द ही ऐसे गढ़े जाते हैं कि बस छुपा लो। कमजोरी को कमजोरी मत बोलो, उसको रुई के फाहे में लपेट दो। कल को अगर मैं बोल नहीं पाता हूं, सुन नहीं पाता हूं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप मुझे दिव्यांग बोलें। आप मुझे मूक और बधिर ही बोलिएगा। जो बात है सो है। अगर मेरी आवाज चली जाती है तो उससे मुझ में कौन सी दिव्यता आ गई भाई। लेकिन ये युग ऐसा ही है, जहां जो चीज जैसी है उसको बोलो मत। कमिटेड सुसाइड, अभी बड़ा आंदोलन चल रहा है कि कमिटेड सुसाइड मत बोलना, बोलना डाइड बाय सुसाइड। कि जैसे लोग कई तरीकों से मरते हैं वैसे ही ये भी एक, जैसे होता है ना डेथ बाय इलेक्ट्रोक्यूशन, वैसे ही डेथ बाय सुसाइड। तो कमिटेड सुसाइड मत बोल देना, क्योंकि बोल दिया अगर तो जीवन का भयावह चेहरा हमारे सामने आने लग जाता है ना, कि ऐसी बात है। काहे नहीं बोलते हो फलाना पर्सन डाइड? ये क्या होता है? पास्ड अवे। ये क्या है? क्योंकि अगर सही शब्द का इस्तेमाल करते हो तो झटका लग जाता है ना। हम उस झटके के खिलाफ अपनी भाषा में भी, अपने शब्दकोश में भी शॉक एब्जॉर्बर्स बना रहे हैं कि सच्चाई को सीधे सीधे मत बोलो। ही एक्सपायर्ड
ब्रूफेन है। एक्सपायर्ड क्या होता है? और डेथ में इतनी समस्या क्या है भाई? डेथ में समस्या यह है कि उसका ख्याल आते ही मन को लगता है झटका, और वो झटका अपने आप को देना नहीं चाहते, तो हम इस तरीके के झूठे शब्द ईजाद करते हैं। अब और देखिएगा, अपनी भाषा को देखिएगा कि किस तरीके से हम सच्चाई को छुपाने की कोशिश में लगातार लगे रहते हैं, क्योंकि वो सच्चाई हमें झटका देगी। बाजार चल ही सच्चाई को छुपाने की कोशिश पे रहा है, और किस लिए है? पूरा बाजार है क्यों? इतनी ऊंची हील के जूते काहे को पहनते हो? क्यों? क्यों? क्योंकि बड़ा बुरा लगता है, कोई बोल देता है कि अरे तुम तो बस 5'4" हो, तो 4 इंच और बढ़ाना है वो जूते से। जबकि आप सीधे सीधे मान ही लो कि 5'4" हूं, और शरीर की ऊंचाई मेरी किस्मत नहीं हो गई, तो वो होगी स्वस्थ बात। ये स्वस्थ बात होगी कि नहीं? हाँ, मैं हूं 5'4", नेपोलियन भी था, गावस्कर भी था, हूं 5'4", तो अभी मैराडोना की मृत्यु हुई, मुझे लगता उसकी भी बहुत कम ही थी कदकाठी, तो बोलो, लेकिन उसकी जगह टेक्नोलॉजी ताकि जिंदगी के झटके न लगें। एक बार वो झटका खा लो ना कि हाँ मैं हूं 5'4" हूं, अब बोलो क्या करना है? और मेरी पहचान मेरे कद से नहीं है, मेरी पहचान मेरे कर्म से है। मैं हूं 5'4". कल्पना करो ना, सचिन तेंदुलकर इतने हील के जूते पहन के बैटिंग करने आया है, उसको भी बड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है अपने कद का। ज्यादातर लोग काम धंधा व्यापार भी इसीलिए करते हैं क्योंकि वो पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हैं जिंदगी द्वारा दिए जा रहे झटकों को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अंदर से बहुत कुछ है जो खाली है, तो चलो बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। आप 100 में से 99 लोगों को परखिएगा, यही पाएंगे कि उन्हें इतना पैसा क्यों कमाने। तभी तो मैं कह रहा हूं कि पूरी अर्थव्यवस्था ही ऐसे चल रही है। शॉक एब्जॉर्बर्स अगेंस्ट द नेकेड रियलिटी ऑफ लाइफ। और सीधे देखना है तो ये पूरी कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री क्या है, उसमें तो मानसिक तल पर भी कुछ नहीं हो रहा, वहां तो सीधे सीधे प्रकट शारीरिक तल पर हो रहा है। एंटी एजिंग, एंटी फार्टिंग, एंटी आपको पता नहीं लगना चाहिए कि आपकी उम्र बढ़ रही है, तो उसके लिए बोटॉक्स करवाओ, झुर्री हटाने का खास उपचार होगा। शरीर ढलकने लगा है तो उसके लिए सर्जरी होगी, ताकि आईना झटका ना दे। नहीं तो आईना ही आपको संट करके रखेगा। बिल्कुल आईने के सामने खड़े हो जाएंगे, सारा बॉडी आइडेंटिफिकेशन हवा हो जाना है।
आईना कहेगा इस ढलती हुई चीज से आइडेंटिफाइड हो, पगला गए हो क्या? कोई बेहतर चीज खोजो ना। खुद ही शरीर को छोड़ोगे, फिर कहोगे कुछ बेहतर करते हैं, कुछ कर्म करते हैं। जब 25 के थे तब तो बॉडी आइडेंटिफाइड होना तार्किक बात भी लगती थी कि मैं शरीर ही हूं, क्योंकि शरीर तब था आकर्षक, सुंदर। अब हो रहे हो 45 के, शरीर इधर से उधर से लीक होने लग गया है। अब तुम्हें फायदा भी क्या मिलना है बॉडी आइडेंटिफाइड होकर के? आईना ही बता देगा, लेकिन आईने को भी धोखा दे दिया। अब आईना भी झटका नहीं दे पाता। आईने को बेवकूफ बनाया, खुद को बनाया। तो ये चल रहा है। फिर मैं कुछ कह देता हूं, उसमें झटका लग जाता है तो बड़ा बुरा लगता है। कह हमारी तो जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, ये नालायक आदमी झटका देता है। तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी, और मैं झटका कोई ईजाद करके नहीं दे रहा हूं। मैं जिंदगी की तरह हूं, बस मैं थोड़ी अक्ल लगा देता हूं। जिंदगी तुम्हें जो झटके देती है वो प्रिडिक्टेबल हैं, प्रत्याशित हैं, तो तुमने उन झटकों के खिलाफ इंतजाम तैयार कर रखे हैं। जिंदगी को तुमने बेवकूफ बना दिया है, वो तुम्हें झटके दे ही नहीं पाती। हां देती है, एक बार में ही देती है, फिर जबरदस्त देती है, पर जब तक वो नहीं दे रही तब तक तुम जिंदगी के खिलाफ शॉक एब्जॉर्बर बनाए बैठे हो। मैं जिंदगी जितना सरल नहीं हूं और प्रिडिक्टेबल भी नहीं हूं, तो मैं जो झटका देता हूं उसके खिलाफ आपके पास कोई इंतजाम नहीं होता, वो लग जाता है। जब लग जाता है तो कहते हैं उन्होंने झटका दे दी। मैंने क्या झटका दे दिया? हर छोटी छोटी चीज पे गौर किया करिए। हाँ, दुख इतनी बुरी भी चीज नहीं होती कि उससे एकदम दूरी ही बना लो। स्वेच्छा से दुख को स्वीकार किया करिए। जो स्वेच्छा से दुख को स्वीकार करने लग जाता है वो फिर जीवन के बड़े झटकों से बच जाता है। कष्ट और पीड़ा, इनके प्रति अपने द्वार जरा खुले रखिए। आने दो इनको, कोई बात नहीं। हल्का सा सरदर्द हुआ, गोली मत ले लिया करिए। जरा सी तबीयत खराब हुई, अस्पताल मत भाग जाया करिए, हॉस्पिटलाइज मत हो जाया करिए। समझ रहे बात को? थोड़ा झेलना सीखिए। कोई एकदम छोटा मोटा प्रोसीजर हो, उसमें ज़रूरत भी नहीं है कि एनेस्थाइज करें और फिर बहुत पेन किलर और ये और वो। चलने दो। और मैं ये कोई ब्रिवेडो के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर वाकई ऐसी स्थिति आ जाए कि अब आपको विशेषज्ञ की जरूरत है ही शरीर के, तो चले जाइएगा, पर जरा थ्रेशोल्ड, सीमा उठाइए। बात बात पे नहीं कूद जाइए। दर्द बहुत प्यारी चीज है, उसकी संगत में जीना सीखिए। आपके जीवन में गहराई आ जाएगी। और जबरदस्त सृजनात्मकता, क्योंकि दर्द मजबूर करता है ना।
सच जानने को। जब आप खुश होते हो तो मन करता है क्या सच्चाई जानूं, सच्चाई जानूं? नहीं मन करता ना, बल्कि तब डर लगता है सच्चाई जानी तो कहीं खुशी उड़ ना जाए। तो खुशी आपको सच से दूर ले जाती है। आपके 100 में से 95 नंबर आ गए, आप रीवैल्यूएशन की कोशिश करोगे? बल्कि अगर खबर आ गई कि आपकी कॉपी रीवैल्यूएट हो रही है, रीवैल्यूएशन समझते हो ना, पुनर्मूल्यांकन, 100 में 95 आ गए हैं आपके, और तभी खबर आई कि अब रीअसेसमेंट हो रहा है, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि ये जो खुशी मिली है कहीं वो छीनी ना जाए। तो खुशी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मामले की जड़ तक जाओ कि कॉपी में क्या लिखा है, और हम साफ साफ देखेंगे कि इस पर 95 मिलने चाहिए थे कि नहीं मिलने चाहिए थे। खुशी कहती बस खुशी मिल गई ना, अब कुछ पता नहीं करना, आंख कान बंद कर लो, जानना ही नहीं है। अब बोध, रियलाइजेशन के लिए कोई जगह बची कहां, क्योंकि अब तो खुशी मिल गई। दुख आपको मजबूर करता है रीअसेसमेंट के लिए। आप जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। 100 में 65 आ गए तो आप तुरंत बोलोगे कि रीइवैल्यूएट। यही काम जिंदगी में अपने साथ किया करो। कीप ऑन रीइवैल्यूएटिंग योरसेल्फ। जबरदस्ती के कॉन्फिडेंस में कुछ नहीं रखा है कि मेरा तो सब अच्छा ही चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है। अच्छा नहीं चल रहा बाबा। कैसे पता मुझे अच्छा नहीं चल रहा? अच्छा चलना ही होता बहुत तो हम पैदा नहीं होते। मैं बार बार याद दिलाता हूं कि गड़बड़ तो शुरुआत में ही हो गई थी, तो अच्छा चल कैसे रहा होगा? अगर बिना तहकीकात किए, खोजबीन किए आप कोई डिफ़ॉल्ट एजम्पशन रखना भी चाहते हो, तो ये मत रखो कि सब अच्छा चल रहा है, यही रखो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। पहली बात तो एजम्पशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए ना। खोजबीन करो, तहकीकात करो। लेकिन अगर तहकीकात नहीं करनी है और कोई मान्यता, कोई एजम्पशन रखना ही है, तो एजम्पशन ये मत रखो कि सब ठीक है। यही मानो कि कुछ तो गड़बड़ होगा ही। मेरी जिंदगी है और उसमें सब ठीक हो नहीं सकता, तो कुछ तो गलत होगा ही होगा। उससे जानने के, जिज्ञासा के दरवाजे खुले रहते हैं, वरना जिज्ञासा बंद हो जाएगी। समझ रहे हो? और जब भी जानने निकलोगे छोटा छोटा झटका लगता चलेगा। 5 नंबर का सवाल था, आप माने बैठे थे कि इसमें 5 में 5 मिलने चाहिए। जब उसका रीवैल्यूएशन किया तो पता चला अरे इसमें तो गड़बड़ करके आए हुए थे। अच्छा ही बताइएगा, आप सब अच्छी बड़ी डिग्रियां लेकर के बैठे हुए हैं, ज्यादा क्या होता था कि आपने सोचा है कि 80 आएंगे और आए 60, या ये होता था कि 60 सोचा है और 80 आ गए? ज्यादातर क्या होता था? जल्दी बोलो, ज्यादातर क्या होता था? कि जितने सोचे थे उससे कम ही आते थे। इससे मानव प्रकृति के बारे में क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? कि हमें अपनी कमियां नहीं पता होती। आप अपने आप को जो सोच रहे होते हो, आप उतने अच्छे होते नहीं हो। इसी तरीके से अपनी जिंदगी के बारे में जो सोच रहे होते हो उतनी अच्छी होती नहीं है। लेकिन शिक्षा की जो पूरी पद्धति है वो बहुत ईमानदार है और पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट। वहां आपने जो करा है उसका मूल्यांकन करके ऐसे आपको कॉपी लौटा दी जाती है, लो भाई देख लो। जिंदगी में दुर्भाग्यवश ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि जहां आज आपने दिन कैसा जिया, आप रात को अपने बिस्तर पर जाएं और आपकी मार्कशीट ऐसे पड़ी हुई हो कि बेटा आज पूरे दिन में तुमको मिले हैं 100 में 18 नंबर। तो उससे हमको बड़ी एक झूठी सुविधा मिल जाती है, क्या कि आज का दिन तो 88 वाला था। काहे कि आएगा कौन पर्दाफाश करने? कोई नहीं बताने आएगा कि बेटा 88 वाला नहीं था, 18 वाला था। ये काम आप 10वीं में, 12वीं में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं कर सकते थे। वहां आप मानते रहते मैं 88 वाला हूं, लेकिन परिणाम घोषित हो जाता और दीवार पे चिपका दिया जाता, वेबसाइट पे आ जाता कि बेटा 18 नंबर वाले हो तुम। जिंदगी में कोई आता ही नहीं बताने ना, तो हम क्या माने रहते हैं कि हम तो 88 वाले हैं।
और फिर ज़िंदगी अचानक बड़ा वाला झटका देती है। और जब बड़ा वाला झटका देती है तब भी हम ये नहीं कहते कि हम आज तक लगातार गलती कर रहे थे। जब बड़ा वाला झटका देती है तो मालूम है हम क्या कहते हैं? जब आज तक मेरा सब कुछ सही ही चल रहा था, तो अब जो हुआ है वो एक दुर्घटना मात्र है, एक एबरेशन मात्र है। तो फिर वो तो नाइंसाफी हुई ना, क्योंकि आज तक तो मुझे कोई झटका लग नहीं रहा था, आज अचानक लगा है, इसका मतलब आज जो मेरे साथ हुआ है वो नाइंसाफी है, तो मैं विक्टिम हूं। तुम विक्टिम नहीं हो। तुम जो इतने सालों से कीमत नहीं अदा कर रहे थे ना, वो जिंदगी ने एक मुश्त, एक झटके में, एक किश्त में वसूल कर ली है, सूद समेत। ये कुछ तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं हुई है। ये मत कह दिया करो कि ये तो जीवन का संयोग है, इतना बढ़िया मेरा सब व्यापार चल रहा था 20 साल से, और क्या मेरा परिवार था, बस इसी साल लेकिन देखो क्या हो गया। लड़का ड्रग एडिक्ट निकल गया, लड़की खिड़की से कूद गई, पत्नी और कहीं भाग गई, और व्यापार चौपट हो गया। ये तो 2021 ही इतना बुरा साल है, मैं क्या करूं, वरना तो मैं बहुत बड़ा सूरमा हूं। देखो पिछले 20 साल से सब कुछ ठीक चल रहा था, पिछले 20 साल से भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तुमने बस शॉक एब्जॉर्बर्स लगा रखे थे। तुम अपने आप को ये पता ही नहीं लगने दे रहे थे कि चीजें कितनी ज्यादा खराब हैं। जैसे कि आज आपको रिपोर्ट मिल जाए कि आपको लंग कैंसर हो गया है। साहब आप पिछले 25 साल से सिगरेट फूंक रहे थे, 2021 नहीं खराब है, आप पिछले 25 साल से सिगरेट फूंक रहे थे, और बीच बीच में छोटे छोटे झटके आते थे। उन झटकों को आप महसूस करने से ही इनकार कर देते थे। आपने टेक्नोलॉजीज बना रखी थी ना, टेक्नोलॉजीज बना रखी थी कि मुझे वो झटका महसूस ही ना हो। सबसे ज्यादा क्रोध मुझे मेडिटेशन नाम की टेक्नोलॉजी पर है। ध्यान को हमने एक क्रिया बना डाला। ध्यान से ज्यादा पवित्र शब्द नहीं हो सकता, लेकिन जिसको आप मेडिटेशन बोलते हो वो सिर्फ एक खुराफाती टेक्नोलॉजी है, वो ध्यान नहीं है। ध्यान जीने का एक तरीका है। ध्यान कोई क्रिया, कोई विधि नहीं हो सकता। बहुत बड़ा शॉक एब्जॉर्बर है ये। एक शॉक एब्जॉर्बर है पैसा, एक शॉक एब्जॉर्बर है सेक्स, और एक शॉक एब्जॉर्बर है मेडिटेशन। और इसमें आप फेहरिस्त लंबी जोड़ सकते हो। ये आपको पता ही नहीं लगने देते कि आप कितने जबरदस्त तरीके से खतरे में हो, आपको नहीं पता लगने देंगे। वास्तव में हमें इस सत्र की कोई ज़रूरत ही ना पड़े अगर हम जीवन से ही सीखने को राज़ी हो जाएं। क्योंकि ये सत्र भी एक तरह से विशेष हो गया ना, हमने इसको आयोजित करा है। किसी भी आयोजित चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर जो जीवन की साधारण अनायोजित घटनाएं हैं आप उनसे ही सीखते चलो। चूंकि हम अनायोजित घटनाओं से नहीं सीखते तो फिर इस तरह का आयोजन करना पड़ता है। मुझे बहुत खुशी होगी कि कोई दिन ऐसा हो जिस दिन खाली। अरे खाली इसलिए नहीं कि झटका नहीं खाना है, खाली इसलिए कि अब झटका खाने से कोई विरोधी नहीं रहा है, इसलिए खाली। खाली इसलिए भी हो सकता है, और ज़्यादा संभावना यही है कि अंदर मत आना, बुढ़ा काटता है।